तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम आपने रिसेंट टाइम में जब भी आतंकवाद की या फिर टेररिज्म की कोई भी घटना होती है उसमें सुना जरूर होगा। चाहे वो पहलगाम हमले के बाद में हुआ ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे इससे पहले के किए गए कोई भी आतंकवादी घटनाएं हो जिनका जवाब भारत ने दिया हो, उसमें इस इंसान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं बात कर रहा हूं अजीत डोभाल की। आज की डेट में ये भारत के एनएसए हैं, लेकिन इनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है वो एक्चुअली में किसी मूवी से कम नहीं है। अगर आप इनकी पूरी लाइफ को देखेंगे तो ये एक्चुअली में ऐसा लगेगा जैसे किसी मूवी को देख रहे हो। और आज इसी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी के बारे में हम जानेंगे अजीत डोभाल जी की। अजीत डोभाल जी का जन्म हुआ था 20 जनवरी 1945 के दिन पौड़ी गढ़वाल में। इनके पिताजी का नाम था जीएन डोभाल और वो आर्मी में मेजर थे, और इनकी माताजी उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम जो थे एचएम बहुगुणा जी, उनके कजन थे। अब क्योंकि इनके पिताजी आर्मी में थे तो पोस्टिंग तो होती ही रहती थी। थोड़े समय के बाद इनके पिताजी की पोस्टिंग राजस्थान में हो जाती है और अजीत डोभाल भी अपने पिता के साथ में ही अजमेर राजस्थान आ जाते हैं। अजमेर के किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल में इनकी शुरुआती सारी पढ़ाई होती है, और जैसे मैंने बताया इनका ट्रांसफर होता ही रहता था पिताजी की वजह से। तो इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो इन्होंने 1967 में ली थी आगरा यूनिवर्सिटी से। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली स्टोरी। 1967 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1968 में ये पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। अजीत डोभाल जी को जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है केरल के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ये एएसपी बन के जाते हैं। और इनके केरल पहुंचने के थोड़े ही समय के बाद वहां पे एक ऐसी घटना होती है जो इनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिला देती है। बात है 28 दिसंबर 1971 की। केरल की ही एक कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे थलासेरा नाम का इलाका पड़ता है, जहां पे नूरजहां नाम का एक होटल था जिसके फर्स्ट फ्लोर से एक इंसान सड़क की तरफ जूता फेंक के मारता है। लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट के बाद में दो रिलीजियस ग्रुप जो थे वो आपस में भिड़ जाते हैं। स्थिति जो थी वो बहुत ही छोटी घटना होने के बावजूद बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है और इस जगह पे दंगे शुरू हो जाते हैं। थोड़े समय में हालात जो थे वो बिल्कुल काबू से बाहर चले जाते हैं। लोगों की दुकानें जलाई जाने लगती हैं, लूटपाट चालू हो जाती है। दोनों धर्म के जो लोग थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे के करुणाकरन जी, जिनके ऊपर इस चीज का बहुत प्रेशर आता है कि चीजों को जल्दी से जल्दी नॉर्मल किया जाए। अब के करुणाकरन जी जो हैं ये सीनियर जो ऑफिसर्स थे उनसे बात करते हैं। उस समय की स्थिति वहां पे ऐसी थी कि पुलिस वाले भी उस इलाके में जाने में डर रहे थे। तो इन्हें किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ऐसी जगह पे जाने की हिम्मत करे और चीजों को न्यूट्रलाइज कर सके। जितने सीनियर ऑफिसर्स थे वो अजीत डोभाल का नाम रेकमेंड करते हैं कि ये एक यंग ऑफिसर हैं जो बहुत ही शार्प माइंडेड हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में अपने सारे गुण दिखा दिए थे कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, चीजों से डरते नहीं है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके रिकमेंडेशन पे के करुणाकरन जी अजीत डोभाल को इस इलाके की जिम्मेदारी दे देते हैं। अपने ऑर्डर्स मिलते ही 2 जनवरी 1972 के दिन अजीत डोभाल इस इलाके में पहुंच जाते हैं। अब जिन इलाकों में पुलिस जाने में डर रही थी, अजीत डोभाल उन्हीं इलाकों में गश्त चालू कर देते हैं। वहां पे टहलना चालू कर देते हैं, लोगों को भरोसा दिलाना चालू कर देते हैं कि चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। अब कोई भी इंसान अगर जनरल सिचुएशन में यहां पे जाता तो वो फोर्स का इस्तेमाल करता, लोगों को मारता पीटता, शांत कराने की कोशिश करता। लेकिन अजीत डोभाल एक नई अप्रोच लेके आते हैं। वो इंटेलिजेंस गैदर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और यही चीज वो वहां पे भी करते हैं। लोगों को मार पीट के शांत करने के बजाय ये वहां पे जाके, जैसा मैंने कहा, सड़कों पे घूम रहे थे, ये लोकल लोगों से बात कर रहे थे, उनसे इंटेलिजेंस लेते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से यहां पे लड़ाई हो रही है। जो इंसिडेंट हुआ वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब ये दंगे क्यों हो रहे हैं, चीजें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। अजीत डोभाल जो दोनों समुदाय के लीडर्स थे उनसे जाके बात करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि किस तरीके से इस चीज को सही किया जा सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है ये इस वजह से है कि दंगों की आड़ में दोनों ही समुदाय के लोगों की दुकानें लूटी गई हैं, घर लूटे गए हैं, जो सामान उनका चोरी हुआ है, लॉस हुआ है उसकी वजह से सब लोग गुस्से में हैं और चीजें शांत नहीं हो पा रही। तो अजीत डोभाल पहले तो अपनी जितनी फोर्स थी उनको उस जगह पे लगा के रखते हैं जहां पे ज्यादा वायलेंस हो रहा था। उसके बाद जो बाकी टुकड़ी होती है उसको सर्च ऑपरेशन में लगाते हैं कि जो भी सामान ये लोगों का लूटा गया है, लिया गया है, ये कहां पे है। थोड़े समय के अंदर उस सामान का पता चल जाता है और अजीत डोभाल दोनों समुदाय के लोगों का जो सामान चोरी किया गया था, लूटा गया था, वो उनको वापस करवा देते हैं।
अब क्योंकि सारा झगड़ा इसी बात का था कि सामान लूट लिया गया, चला गया, लोगों में उसी चीज का गुस्सा था। तो जब लोगों को अपना अपना सामान वापस मिल जाता है, थोड़ा समय गुजर जाता है, तो चीजें शांत होने लगती हैं। तो जो लड़ाई चल रही थी इतने समय से, दंगा चल रहा था, स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग ये सोच रहे थे। मात्र एक हफ्ते के अंदर अजीत डोभाल अपने इंटेलिजेंस के दम पे पूरी की पूरी स्थिति को सामान्य कर देते हैं। उस समय के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे अलेक्जेंडर जेकब, उन्होंने जब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें अजीत डोभाल की बहुत तारीफ की जाती है कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, फोर्स अप्लाई करने के बजाय इंटेलिजेंस गैदर करके चीजों को हैंडल किया, वो बहुत बेहतरीन थी। अब क्योंकि एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम थी जिसको अजीत डोभाल ने अपने इंटेलिजेंस के बेस पे विद इन ए वीक शांत कर दिया, तो जो उस समय की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उनकी नजर में भी ये आते हैं और मिड 1972 में ही इनको केरला से ट्रांसफर करके दिल्ली बुला लिया जाता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जो डायरेक्ट ऑपरेशन विंग है उसमें शामिल कर लिया जाता है, ताकि ये किसी एक क्षेत्र में सिमट के ना रहे, पूरे के पूरे इंडिया में जितने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, चीजें होती हैं, उनका हिस्सा बन सकें। और यहीं से शुरू होता है अजीत डोभाल के जासूसी दुनिया में एंटर करने का भी सफर। और ये वो समय था जब भारत के मिजोरम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस समय मिजोरम आसाम का ही हिस्सा हुआ करता था। दरअसल उस समय मिजोरम में काफी ज्यादा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ था। तो जो वहां के लीडर्स थे वो 1.5 लाख रुपए के मुआवजे की डिमांड कर रहे थे। जो ये ग्रुप्स थे, इनका मेन लीडर था लाल डेंगा, और इन्होंने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम का एक ग्रुप बना रखा था, जिसका नाम बाद में बदल के मिजो नेशनल फ्रंट कर दिया गया था। अब जो ये ग्रुप था MNF, इसका लीडर लाल डेंगा मिजो लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनकी आवाज उठाता था सरकार के सामने। और वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी भी, जैसा मैंने बताया मिजोरम उस समय आसाम का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रूल निकाल दिया था कि असम गवर्नमेंट में सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी जिसे असमिया लैंग्वेज आती होगी। इसको लेके जो MNF के नेता थे लाल डेंगा, ये बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। जो जनता थी, भाई कॉमन पब्लिक को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी लाल डेंगा के साथ में खड़े हो जाते हैं। हद तब होती है जब आसाम राइफल्स की 2 बटालियन, जिसमें मिजो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उन 2 बटालियंस को ही डिसमिस कर दिया जाता है। अब जो इस बटालियन के लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वापस ये लोग मिजोरम में आते हैं। और जो आर्मी के लोग थे उसमें से 7 मेन लोग थे जो लीडिंग पोजीशन में थे, लीडर्स थे, वो वापस आके लाल डेंगा को ज्वाइन कर लेते हैं, MNF को ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पे लाल डेंगा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये 7 लीडर्स आए थे मिलिट्री से, इनके पास तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, हथियार चलाने का, बाकी सारी चीजों का प्लान बनाने का बहुत ज्यादा अनुभव था इनके अंदर। तो ये लोग जो होते हैं, जब ये MNF और लाल डेंगा के साथ में जुड़ते हैं तो लाल डेंगा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जो MNF के आंदोलन थे, लाल डेंगा के नेतृत्व में वो चल रहे थे, अब वो वॉयलेंस का रास्ता अपना लेते हैं। जो MNF था वो ये आवाज उठाने लगता है कि मिजोरम को भारत से ही अलग कर दिया जाए। हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि MNF के लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर देते हैं और इंडियन फ्लैग को हटा के MNF का फ्लैग लगा देते हैं, और तो और मिजोरम को एक नया देश घोषित कर देते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही थी कि जो लोकल लोग थे वहां के, उनका सपोर्ट MNF की तरफ था, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फिर से भेजा जाता है अजीत डोभाल जी को। हालांकि आईबी के एक पूर्व डायरेक्टर हैं KM सिंह जी, उनका कहना है कि अजीत डोभाल को वहां पे भेजा नहीं गया था, अजीत डोभाल जी ने खुद कहा था कि मैं वहां जाके चीजों को सही करूंगा, इस वजह से उन्हें वहां भेजा गया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आईबी की एक ब्रांच है, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका हेड बनाया जाता है अजीत डोभाल को और भेजा जाता है मिजोरम। अब जैसा अजीत डोभाल जी की स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, ये मिजोरम पहुंच के सबसे पहले वहां पे इंटेलिजेंस इकट्ठी करने लगते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है, रूट कॉज क्या है, किस जगह पे इशू आ रहा है, किस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। और उन्हें ये देखने में मिलता है कि जो मिलिट्री से निकले हुए 7 लोग हैं, ये हैं लाल डेंगा की मेन पावर, MNF की मेन पावर। लेकिन उसमें भी एक कैच आ रहा है कि लाल डेंगा की इन 7 मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं, इनसे बन नहीं रही। लेकिन क्योंकि इन 7 लोगों की वजह से ही सारी स्ट्रेंथ थी MNF की, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अजीत डोभाल जी यहाँ पे एज ए ऑफिसर नहीं पहुंचते, यहाँ पे अंडर कवर स्पाई के तौर पे पहुंचते हैं। जितने भी लाल डेंगा के लोग थे, ये 7 कमांडर थे, इवन लाल डेंगा भी था, उसके साथ में ये धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाते हैं। थोड़े ही समय के अंदर ये लाल डेंगा और जो 7 कमांडर थे उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं। रोज शाम को इन लोगों की ड्रिंकिंग पार्टी हुआ करती थी। ये उनको अपने घर पे भी बुलाते हैं,
दारू पार्टी वगैरह होती है, नॉनवेज वगैरह पकाया जाता है, खाया जाता है, एक दोस्ती वाला रिलेशन ये उन सातों कमांडर और लाल डेंगा के साथ में बना लेते हैं। और जब अजीत डोभाल इन सबका ट्रस्ट अच्छे से जीत लेते हैं तो सबसे पहले वो इन सातों जो कमांडर थे इनसे बात करते हैं। इन सातों कमांडर को वो समझाते हैं कि आप जो ये चीजें कर रहे हो, मिजोरम एक छोटा सा पार्ट है, इंडिया बहुत बड़ा है, मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, अभी वो लोग पूरी तरीके से अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में अगर फुल फ्लेज अटैक कर दिया इंडियन आर्मी ने तो ये लोग बच नहीं पाएंगे, इनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। वहीं अगर ये इंडियन गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मिजोरम को भारत का हिस्सा बना लेते हैं, तो इन्हें जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें मंत्री पद भी मिल सकते हैं, पावर की पोजीशन मिल सकती है। तो एक तरफ तो जान का खतरा बन रहा है, दूसरी तरफ पावर मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम से की गई कोई बात थी। 1972 के अराउंड में अजीत डोभाल यहां पे आए थे और 2 साल लगते हैं उन्हें ये सब चीजें करने में, दोस्ती बनाने में, लोगों को समझाने में। 1974 के अराउंड में ये 7 में से 6 लीडर्स को मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो भारतीय गवर्नमेंट से मिल जाए। और यही वो समय था जब लाल डेंगा की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और उसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में पीस टॉक चालू करनी पड़ती है। और ऐसा सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, साइके दत्ता नाम के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने जब लाल डेंगा का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने खुद ये बात एडमिट की थी कि अजीत डोभाल ने 7 में से 6 लीडर्स को अपनी तरफ मिला लिया था जो मेन पावर थे लाल डेंगा की। अगर वो भारत के साथ में पीस टॉक नहीं करते तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। इसके बाद में मिजोरम जो है वो भारत का 23rd स्टेट घोषित किया जाता है, लाल डेंगा को यहां का सीएम बनाया जाता है और इसका पूरा श्रेय मिलता है अजीत डोभाल को। अब मिजोरम में तो सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अजीत डोभाल के लिए नई चुनौती इंतजार कर रही थी। सिक्किम जो उस समय प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, वहां के महाराजा पावडेन थोंडुप नोंग्याल ये यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। यूएस की एक स्पाई होप क्रुक इनको अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और ये उससे शादी कर लेते हैं। मतलब यूएस की एक CIA एजेंट सिक्किम की महारानी बन जाती हैं। अब ऑब्वियसली होप क्रुक जो थी वो अमेरिका के इशारों पे चल रही थी और जो किंग थे वो अपनी रानी के इशारों पे चल रहे थे। तो टोटल मतलब ये हुआ कि सिक्किम जो था वो यूएस के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चल रहा था। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए इंदिरा गांधी जी RN काओ को भेजती हैं सिक्किम, जिनका मेजर प्लान ये था कि जो सिक्किम की लोकल पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको पावर दी जाए, उनको ज्यादा ताकत दी जाए ताकि वो राजा के खिलाफ खड़े हो सकें। क्योंकि भाई महाराजा अगर हैं तो जनता तो पूरी की पूरी राजा के साथ में रहेगी। अपने लोकल पार्टीज जो हैं उनके अपने अपने समर्थक होते हैं, अगर वो धीरे धीरे पूरी की पूरी जनता को राजा के खिलाफ कर देंगे तो फिर सिक्किम के ऊपर अपना कंट्रोल बना पाना आसान था। अब RN काओ जी ये जो प्लान बनाया गया था लोकल पार्टीज को राजा के खिलाफ करने का, इसकी जिम्मेदारी देते हैं अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल पहुंचते हैं सिक्किम, जाके वहां पे अपनी इंटेलिजेंस बटोरना चालू करते हैं, कौन सी पार्टी ज्यादा मशहूर है, किस इंसान को अपने साथ मिलाया जा सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि वहां कांग्रेस की ही एक इकाई है सिक्किम नेशनल कांग्रेस, वो काफी पॉपुलर है और उसके लीडर काजी दोरजी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है। अजीत डोभाल काजी दोरजी को अपने साथ में मिलाते हैं। सिक्किम नेशनल कांग्रेस को जितने भी पैसों की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं और थोड़े समय के अंदर काजी दोरजी पूरे के पूरे सिक्किम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जनता की पसंद बन जाते हैं। इसी वजह से काजी दोरजी वहां के राजा के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और सिक्किम में पहली बार चुनाव करवाए जाते हैं। अब इतना ज्यादा सपोर्ट काजी दोरजी को और सिक्किम नेशनल कांग्रेस को मिल रहा था इंडियन गवर्नमेंट का कि वो जीत भी जाते हैं और सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब क्योंकि सिक्किम उस समय इंडिया का पार्ट नहीं था तो CM नहीं बनते, वो PM बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सिक्किम के काजी दोरजी। अब जैसा इंडियन गवर्नमेंट का प्लान था, काजी दोरजी जैसे PM बनते हैं, थोड़े समय में वो इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिख देते हैं कि जो सिक्किम का महाराजा है वो जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, गवर्नमेंट की मान नहीं रहा है, चलने नहीं दे रहा है। तो भारत सरकार जो है वो सिक्किम की गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर है काजी दोरजी, उनकी हेल्प करें। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास में अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो इंडिया को तो हेल्प करनी थी। इंडिया अपनी आर्मी ट्रूप्स को सिक्किम भेज देते हैं और जो वहां के महाराजा थे उनको उनके पैलेस में ही नजरबंद कर दिया जाता है। अब अगेन सिक्किम जो था वो एक बहुत ही छोटा सा स्टेट था, तो वहां पे कराया जाता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जो जनता है वो इस चीज के पक्ष में या विपक्ष में वोट देगी कि उसे स्वतंत्र रहना है कि भारत के साथ मिल जाना है।
अब किसी भी छोटे स्टेट के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी चढ़ाई कर सकता है, कोई भी कब्जा कर सकता है, प्रॉब्लम्स कर सकता है। अगर वो किसी बड़े देश के साथ में जुड़ जाएं तो उनके लिए सुरक्षा का खतरा नहीं रह जाता। तो 97% पॉपुलेशन जो थी सिक्किम की, वो इस रेफरेंडम में इस फेवर में वोट करती है कि सिक्किम को भारत में मिला दिया जाए, और मई 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बन जाता है। अब सिक्किम के भारत मिलने के बाद में जो काजी दोरजी है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकते, तो उन्हें सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और यहां पे अमेरिका की कितनी बड़ी भूमिका थी ये इसी से पता चलता है कि जैसे ही सिक्किम भारत में मिल जाता है, राजा की सारी ताकतें छिन जाती हैं, तो जो उनकी प्यारी वाइफ थी वो उन्हें तलाक देके वापस यूएस चली जाती हैं। और जो ये दो बहुत बड़े मिशंस थे, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, मिजोरम को भारत का हिस्सा बनाना, सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना, अजीत डोभाल ने अपने छोटे से कैरियर में बहुत बड़े बड़े काम कर लिए थे। इसी वजह से इनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात इस वजह से है क्योंकि ये प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जो है ये 14 साल की सर्विस के बाद ही किसी को दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अजीत डोभाल के लिए नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं और मात्र 7 साल की सर्विस के बाद अजीत डोभाल को यह मेडल दिया जाता है। और इन घटनाओं के बाद में अजीत डोभाल भारत के सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। और ये वही समय है 1974 के अराउंड की अगर बात की जाए तो जिस समय इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, भारत एक न्यूक्लियर पावर बना था और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो ये कह के विदेशों से ले रहा था कि उसे एनर्जी की पूर्ति करने के लिए ये रेडियो एक्टिव पदार्थ चाहिए ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। फ्रांस और चाइना दोनों से इसको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिल रहे थे, लेकिन जब फ्रांस को ये बात पता चलती है कि पाकिस्तान अपने आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो पाकिस्तान की हेल्प करना बंद कर देता है। लेकिन चाइना पाकिस्तान का साथ तब भी देता है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो नॉर्थ कोरिया विजिट करना चालू करते हैं इसी न्यूक्लियर पावर बनने की रेस में। भारत को जब इसके बारे में पता चलता है तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के इंदिरा गांधी जी, वो आईबी को कांटेक्ट करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो भी ये गतिविधियां हैं न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में, इनके बारे में पता किया जाए। और ये वो समय था जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के बहुत सारे लोग पाकिस्तान और चाइना भेजे जाते हैं। अब जनरली अगर किसी को पाकिस्तान या चाइना भेजा जाता था तो उसको इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉय के तौर पे भेजा जाता था। जासूस अगर उनको वहां पे भेजना है तो इंडिया से वहां जाने के लिए ऑफिशियली जा सके। अब कुछ होते हैं वो तो बिल्कुल ही डीप अंडर कवर होते हैं, बिल्कुल ही दूसरे तरीके से उनको भेजा जाता है कि पाकिस्तान को पता ही ना हो कि वो कब आए, कैसे आए, उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। कुछ जो स्पाई होते हैं उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में भी भेजा जाता है, जैसे भेजा गया था अजीत डोभाल जी को। उन्हें इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी की पोस्ट पे भेजा जाता है। अजीत डोभाल पाकिस्तान में लगभग 6 से 7 साल तक रहते हैं और यहाँ पे अपने जो जासूसी के गुण थे उनका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अजीत डोभाल रॉ के साथ में मिलके इस पूरे के पूरे मिशन पे काम करते हैं। पाकिस्तान के कहूटा में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसकी जासूसी में अजीत डोभाल का काफी हाथ रहा था। अब यहाँ के बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें इंडिया ने किस किस तरीके से जासूसी करी थी। अजीत डोभाल जो थे वो इस कहूटा की लेबोरेटरी के बाहर में बैगर बन के घूमा करते थे, भिखारी के तौर पे घूमा करते थे और जानकारी इकट्ठी करते थे। वहां का एक बार्बर शॉप था जहां पे कुछ ऑफिशियल थे जिनके जो बाल हैं उनका सैंपल लेके डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, उसके बारे में जैसा मैंने कहा अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। लगभग 6 से 7 साल अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहते हैं, एज ए स्पाई काम करते हैं, बहुत सारा इंटेल इंडिया के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके बाद इंडिया में काफी उथल पुथल मच चुकी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था, इंदिरा गांधी जी की हत्या की जा चुकी थी, बहुत सारी चीजें इंडिया में हो चुकी थी और 1988 में फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से अजीत डोभाल को वापस इंडिया आना ही पड़ता है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इसकी पूरी की पूरी रीजन यही थी कि भिंडरावाले गोल्डन टेंपल के अंदर जाके बैठ गया था। इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। जो हमारा इंसिडेंट था वो 1988 में होता है, जब बब्बर खालसा ग्रुप के कुछ समर्थक, भिंडरावाले के ग्रुप के कुछ समर्थक और बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक जो थे वो गोल्डन टेंपल के रूम नंबर 14 में आके बैठ जाते हैं। मतलब दोबारा से गोल्डन टेंपल के अंदर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका था, खालिस्तानी समर्थकों का कब्जा हो चुका था। भिंडरावाले इंसिडेंट्स की वजह से उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि गवर्नमेंट अब गोल्डन टेंपल के अंदर तो नहीं घुसेगी, क्योंकि उस एक चीज की वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और जो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो इसके लिए अलग अप्रोच अपनाते हैं।
राजीव गांधी इस बारे में बहुत क्लियर थे कि किसी भी तरीके की मिलिट्री ऑपरेशन अब गोल्डन टेंपल में नहीं की जाएगी। जो भी चीजें हैं उन्हें शांत तरीके से ही हैंडल करना होगा। इसी वजह से अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान से वापस इंडिया बुलाया जाता है। एक ऑपरेशन टीम गठित की जाती है जिसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। गोल्डन टेंपल की सिचुएशन ये थी कि उसको चारों तरफ से सीआरपीएफ ने घेर रखा था, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कहा कि सीआरपीएफ को या किसी भी फोर्सेस को गोल्डन टेंपल के अंदर एंटर करने की इजाजत नहीं थी। तो जितने भी आतंकवादी वहां थे वो वहीं के वहीं छुपे हुए थे। अब अजीत डोभाल एक रिक्शे वाले का रूप अपनाते हैं और गोल्डन टेंपल के आसपास रिक्शा चलाना चालू कर देते हैं, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे वो बिना किसी की खास नजरों में आए गोल्डन टेंपल के बहुत करीब तक पहुंच सकते थे। और जब बाहर से वो पूरी जानकारी ले लेते हैं तो अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि उन्हें गोल्डन टेंपल के अंदर जाना होगा, उन मिलिटेंट से किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट बनाना होगा, बिना उसके इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। अब जैसे मैंने बताया 6-7 साल वो पाकिस्तान में रह के आए थे, उर्दू उनकी बहुत अच्छी थी, लहजा उनका बहुत अच्छा था, बात करने का तरीका ऐसा था कि वो जब उन मिलिटेंट्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो जाके ये भरोसा दिला देते हैं कि वो एक्चुअली में पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट हैं और पाकिस्तान उन खालिस्तान समर्थकों की हेल्प करना चाहता है। वो सारे के सारे मिलिटेंट्स को ये बताते हैं कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरीके से डरी हुई है, वो किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। इवन वो मिलिटेंट्स को ये बात बताते हैं कि बाहर जो पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, डिफेंस के जितने भी बंदे हैं वो कहां कहां खड़े हुए हैं, ताकि वो उन मिलिटेंट्स का भरोसा जीत सके। अब ये जो चीज थी ये मिलिटेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो तो बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अजीत डोभाल जो अपने आप को आईएसआई एजेंट बता रहे थे, उनके थ्रू उन्हें यह भरोसा हो गया कि बाहर की जो भी जानकारी है वो अजीत डोभाल उन्हें लाके दे रहे हैं। अब अजीत डोभाल आसानी से अंदर बाहर जा सकते थे। कई दिनों तक वो अंदर जाके उन मिलिटेंट से मिलते हैं, कहां पे क्या रखा हुआ है, कौन कहां छुपा हुआ है, कितना सामान है, क्या हथियार हैं, कितने लोग हैं। जब वो पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं तब वो इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि एनएसजी कमांडोज को वहां पे भेज दिया जाए। ये जितने भी एनएसजी कमांडोज वहां पे आए थे वो पुलिस की वर्दी में रहते हैं और जो वहां पे पुलिस वाले सीआरपीएफ वाले थे उनको रिप्लेस करके वहां पे एनएसजी कमांडोज खड़े हो जाते हैं। अब अंदर कौन कहां पे बैठा हुआ है, क्या स्थितियां हैं, क्या कंडीशन है, वो अजीत डोभाल पूरे तरीके से पता कर चुके थे। उन्हें ये चीज मेन पता चलती है कि जो ये गोल्डन टेंपल का इलाका है इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। वहां पे अगर पानी की और बिजली की सप्लाई काट दी जाए तो उन लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो सह नहीं पाएंगे। और यही सेम चीज की भी जाती है। जब ये बिजली और पानी काटा जाता है तो जो उन्होंने सोचा था वही होता है। जो इन मिलिटेंट्स का वहां पे लीडर था जागीर सिंह, वो पानी पीने के लिए बाहर निकल आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है एनएसजी कमांडोज की गोली उसके सर पे जाके लगती है और वो वहीं मारा जाता है। अब जो अंदर मिलिटेंट्स बैठे थे उनकी ये हालत थी कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी बहुत है, कमांडर मारा जा चुका है। अब वो पूरी तरीके से घबरा गए थे, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अब अजीत डोभाल जो थे वो अंदर बाहर अभी भी जा रहे थे, क्योंकि एक्टिव लड़ाई नहीं हो रही थी ना। अब ऐसा कुछ हो कि यहां से गोलियां चल रही हैं, वहां से गोलियां चल रही हैं, जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था, तब तो कोई इंसान अंदर बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जब शांति हो रखी है, कोई ऐसा नहीं है कि गोलियां चल रही हो, अंदर चढ़ाई की जा रही हो, तब तो लोग अंदर बाहर जा ही रहे थे। तो अजीत डोभाल भी वापस अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से बात करते हैं, कई दिनों तक जाके उन्हें ये चीज समझाते रहते हैं कि वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से इनको घेर तो रखा है, तो चाहे वो अंदर ना आ सके लेकिन मिलिटेंट्स भी जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए एक ही मात्र ऑप्शन बचता है कि वो सरेंडर कर दें। बाद में एक नया प्लान बना के, नई रणनीति बना के दोबारा से हमला किया जाएगा, लेकिन अभी अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। कई दिनों तक जब ये धीरे धीरे अजीत डोभाल उनको समझाते हैं तो फाइनली जितने भी मिलिटेंट वहां पे छुपे हुए थे वो सब अजीत डोभाल की बात मान जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। 18 मई के दिन ये जितने भी मिलिटेंट थे, हथियारबंद मिलिटेंट, ये सब के सब आत्मसमर्पण करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट था कि इतने सारे लोगों ने, जो हथियारबंद लोग हैं, उन्होंने कभी आत्मसमर्पण किया हो, जबकि ये कोई वॉर सिनेरियो नहीं है। और इस तरीके से एक बार फिर अजीत डोभाल सफल होते हैं अपने मिशन में और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को कामयाब करते हैं। इसके बाद 1992 में उनको लंदन में इंडियन एम्बेसी में भेजा जाता है। इसके बाद कई साल अजीत डोभाल वहीं पे रहते हैं, लेकिन फिर से एक घटना होती है जिसकी वजह से दोबारा अजीत डोभाल की जरूरत पड़ती है।
24 दिसंबर 1999 के दिन इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 हाईजैक कर लिया जाता है। ये काठमांडू से इंडिया जा रहा था, जिसमें 170 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। जैसे ही ये नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर में आता है, इस एयरलाइन में पाकिस्तान के टेरर ग्रुप हरकतुल मुजाहिदीन के लोग थे, जो अपने हथियारों के दम पे इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये आतंकवादी पायलट को कहते हैं कि इस प्लेन को पाकिस्तान लेके जाया जाए, लेकिन जो पायलट थे वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ काठमांडू से दिल्ली तक का प्लेन है, इसमें इतना फ्यूल ही नहीं है कि ये पाकिस्तान तक जा पाए, तो इसे पहले अमृतसर में लैंड कराना पड़ेगा ताकि रिफ्यूलिंग हो सके, उसके बाद ये पाकिस्तान जा सकता है। तो इस हाईजैकिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको अलग से देख सकते हैं। बेसिकली जो ये प्लेन होता है उसको पहले अमृतसर में उतारा जाता है, और जब फ्यूल भरने में थोड़ी देर होती दिखती है आतंकवादियों को, तो वो घबरा जाते हैं और जबरदस्ती उस प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करा के पाकिस्तान लाहौर में लैंड करा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेशर में उस समय काफी आ रही थी, तो वहां पे भी वो प्लेन को ज्यादा देर नहीं रहने देते, वहां से प्लेन को उड़ा देते हैं। वहां से वो दुबई जाता है और फाइनली 25 दिसंबर के दिन पहुंचता है कांधार, और इसी वजह से इस पूरे इंसिडेंट को कांधार हाईजैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये 7 लोगों की एक टीम बनाते हैं नेगोशिएट करने के लिए, उन्हें कांधार भेजा जाता है, और इन 7 लोगों की टीम का भी मेंबर थे अजीत डोभाल जी, और इन्हें ऐसे ही नहीं भेज दिया गया था नेगोशिएट करने के लिए। 1971 से 1999 के बीच में 15 हाईजैकिंग हुई थी, जिनमें अजीत डोभाल जी ने नेगोशिएटर का काम किया था। अजीत डोभाल जब वहां पे पहुंचते हैं, नेगोशिएशंस चालू होते हैं, तो आतंकवादी बार बार अपनी डिमांड्स को बदल रहे थे। अजीत डोभाल उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके से बात नहीं बन पाएगी, फिक्स करें वो अपनी डिमांड्स, उन्हें क्या चाहिए, तभी उसके ऊपर नेगोशिएट किया जा सकता है। ऐसे में जो आतंकवादी थे वो एक कॉपी पे, एक पेपर के ऊपर अपनी पूरी डिमांड लिखते हैं और उसे प्लेन से नीचे फेंक देते हैं। उस पेपर में डिमांड ये लिखी हुई थी कि इन आतंकवादियों के 36 साथी हैं जो इंडिया की अलग अलग जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। इसके साथ ही साथ में वो $200 मिलियन की भी डिमांड करते हैं। ऑब्वियसली ये जो डिमांड थी, इसे शुरुआत में तो नकार दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, जो संबंधी थे उस प्लेन में बैठे हुए लोगों के, उनके द्वारा। तो फिर नेगोशिएशंस का दौर चलता है। वहां पे इंडिया बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट थी वो भी उन आतंकवादियों से मिली हुई थी। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी ब्रीफ में बस बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान का एयर स्पेस था जो इंडिया को यूज करना पड़ता किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए। बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से कोई मिलिट्री एक्शन वहां पे नहीं लिया जा सकता था, नेगोशिएशन से ही काम बन सकता था। फाइनली अजीत डोभाल नेगोशिएशन करके 3 आतंकवादियों के ऊपर फाइनल करते हैं कि 36 तो नहीं, 3 लोग छोड़े जाएंगे। वो 3 लोग आतंकवादियों के हवाले किए जाते हैं, और जितने भी इंडिया के पैसेंजर्स थे उनको बचा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था ये, जो ये 3 आतंकवादी थे, ये बाद में बहुत कुछ करते हैं, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। मेन जो चीज होती है वो ये थी कि इंडिया की सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत यहाँ पे दिखाई देती है। और ये वो समय था जब इंडिया में भाजपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और लाल कृष्ण आडवाणी से अजीत डोभाल की बहुत ज्यादा नजदीकियां थी। अजीत डोभाल की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने पास में रखी हुई थी, जिसकी वजह से जितने भी उनके और ऑफिसर्स थे साथ के, या फिर जो अपोजिशन की पार्टियां थी, वो काफी नाराज थी। उस समय की स्थितियां ये थी कि रॉ के चीफ की जो पोजीशन थी उसके लिए अजीत डोभाल जी का नाम आगे बढ़ाया गया था, और पूरा तय था कि वो बन ही जाएंगे। लेकिन बाद में कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें नहीं बनाया जाता रॉ का चीफ। इसके बाद में इंडिया में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, आईबी का नया चीफ चुनने की जब बात आती है तो फिर अजीत डोभाल जी का नाम वहां पे आता है, लेकिन कई सारी राजनीति उसमें भी की जाती है। फाइनली अजीत डोभाल जी को सीनियरिटी के बेस पर और बाकी सारी क्वालिफिकेशंस की वजह से आईबी का चीफ तो बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, और जो 2 साल का आईबी चीफ का टेन्योर होता है उसे घटा के सिर्फ 8 महीने का कर देती है। फाइनली 2005 में अजीत डोभाल जी अपने पोस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और उनके बाद जो आईबी चीफ चुने जाते हैं उनका कार्यकाल पूरा 2 साल का ही रखा जाता है। अब अजीत डोभाल रिटायर होने के बाद में किसी ऑफिशियल पोजीशन पे तो नहीं थे, लेकिन जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके साथ में मिलकर ये तब भी काम कर रहे थे। ईयर 2005 जब ये रिटायर हुए थे, उसी साल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जो इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी है दाऊद इब्राहिम, इसकी बेटी की शादी हो रही थी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे से। इस शादी का रिसेप्शन जो था वो 23 जुलाई 2005 के दिन दुबई में रखा गया था, द ग्रैंड हयात होटल दुबई। अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का, मारने का कोई भी मौका इंडियन गवर्नमेंट तो छोड़ेगी नहीं।
जो इंडिया की जासूसी एजेंसीज थी वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान रख रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब कुछ दुबई में हो रहा था। कोई भी मिलिट्री एक्शन या ऐसी कोई चीज की जाती है, अब भाई वैसे तो बेटी की शादी या दाऊद इब्राहिम आए गई, बाई एनी चांस नहीं आया, मिशन किसी तरीके से फेल हो गया, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बहुत बेइज्जती होती। तो कोई मिलिट्री एक्शन या ऐसी किसी चीज को सैंक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन एक खुफिया प्लान था वो बनाया जाता है दाऊद इब्राहिम को पकड़ने या खत्म करने के लिए। अगेन उसके जो सूत्रधार होते हैं वो होते हैं अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी फिर से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। छोटा राजन जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ हुआ करता था एक समय पे, वो अब दाऊद इब्राहिम के साथ में नहीं था, तो अजीत डोभाल छोटा राजन को अपने साथ में मिलाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को खत्म कर देने से छोटा राजन के लिए जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक बार छोटा राजन के ऊपर जानलेवा हमला भी करवा चुका था। और इसी के लिए जो छोटा राजन था वो अपने गैंग के 2 मेंबर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेजता है अजीत डोभाल से मिलने के लिए, ताकि वो एक प्लानिंग कर सकें, प्लान तैयार कर सकें दाऊद इब्राहिम को मारने का। अजीत डोभाल इनके सारे फेक डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करते हैं, ट्रैवल का इंतजाम करते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है इन दोनों को कि दाऊद इब्राहिम को किस तरीके से मारना है। अब जब इन दोनों शूटर्स को दुबई भेजा जाना था, उससे पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन दोनों को ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरीके से फाइनली क्या किया जाना है। लेकिन तभी उस होटल में मुंबई पुलिस के 2 ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ये तो मोस्ट वांटेड हैं इंडिया में, छोटा राजन के ग्रुप के लोग हैं और इनके पीछे हम बहुत समय से पड़े हुए हैं, जो विकी मल्होत्रा और तानाशाह हैं। इनको हमें गिरफ्तार करना होगा क्योंकि ये भारत में शायद कुछ नेताओं की हत्या करने आए हैं। लेकिन उस समय अजीत डोभाल जो थे वो किसी ऑफिशियल पोजीशन पे थे नहीं। वो बहुत कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की कि क्या चल रहा है वहां पे, कैसे चल रहा है, खुफिया मिशन है, सब कुछ है, लेकिन ये दोनों लोग उस बात को नहीं मानते और फाइनली उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करके मुंबई ले जाया जाता है। सब इन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, न्यूज में सारी बातें आ जाती हैं, इन लोगों का चेहरा और चीजें आ जाती हैं, तो ये ऑपरेशन जो होता है ये फेल हो जाता है। वरना अगर उस दिन वो मुंबई पुलिस के 2 लोग आके इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करते तो हो सकता है दाऊद इब्राहिम आज जिंदा ही ना होता। इसके बाद क्योंकि इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस से अजीत डोभाल के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, तो वो किसी बहुत खास पोजीशन पे भी नहीं आते हैं। लेकिन जब दोबारा भाजपा की सरकार आती है तो अजीत डोभाल को भारत का NSA अपॉइंट किया जाता है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसकी पोजीशन पे वो आज तक काम कर रहे हैं। NSA बनने के तुरंत बाद ही अजीत डोभाल के सामने एक और चुनौती आती है, जब इराक में नर्सें थी भारत की जिन्हें बंधक बना लिया जाता है। 46 नर्सें थी जिन्हें वहां से छुड़ाने का काम अजीत डोभाल करके दिखाते हैं। इसके बाद में म्यांमार का ऑपरेशन हो, उरी की स्ट्राइक हो, बालाकोट का इंसिडेंस हो, चाहे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर एक ऑपरेशन में जिसमें इंडिया की विजय हुई है, इंडिया का नाम रोशन किया गया है, अजीत डोभाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे ही। अब इंडिया जब से आजाद हुआ है, आतंकवाद हो चाहे ऐसी कोई भी गतिविधियां हो, इनके खिलाफ हमेशा से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता रहा है। 3 तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, डिफेंसिव होती है, डिफेंसिव ऑफेंसिव होती है और ऑफेंसिव होती है। डिफेंसिव का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए हम सिर्फ अपने बचाव के ऊपर ध्यान देंगे, सामने वाले पे अटैक नहीं करेंगे। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट सामने वाले पे अटैक करेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। डिफेंसिव ऑफेंसिव का मतलब होता है कि हम अपना सुरक्षा भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर सामने वाले पे अटैक भी करेंगे। ये वो स्ट्रेटेजी है जो अजीत डोभाल के NSA बनने के बाद में भारत ने अपनाई है, जिसे आज के डेट में पूरी दुनिया देख भी रही है। लेकिन जैसा कि ज्यादातर होता रहा है, भारत से बाहर वालों से लड़ने से ज्यादा भारत के अंदर के कुछ लोग हैं जिनसे देश प्रेमियों को, देशभक्तों को लड़ना पड़ता है। अजीत डोभाल के साथ में भी ऐसा ही होता है। उनके ऊपर तो अटैक किए ही जाते थे, कई तरह के पॉलिटिकल अटैक हो चाहे पर्सनल अटैक्स हो। उनकी जो फैमिली थी उनके ऊपर भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत बड़े गंभीर इल्जाम लगाए थे और अटैक किए थे। कांग्रेस के जयराम रमेश जो हैं, इन्होंने अजीत डोभाल और उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये नोटबंदी के बाद में मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। नोटबंदी के बाद इनके बेटे ने कैमरन आइलैंड जाके अकाउंट खुलवाए थे जिसपे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। और एक कैरवन नाम की मैगजीन है जिसमें इस चीज को पूरी तरीके से छापा भी गया था, पूरा कवर किया गया था। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो अजीत डोभाल ने इस कार्बन मैगजीन और जयराम रमेश के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस ठोक दिया। और जब कोर्ट में ये सारी चीजें साबित करने की बात आती है तो जो जयराम रमेश थे ये रिटन माफी मांगते हैं अजीत डोभाल और उनके बेटे से। तो बाहर वालों से लड़ना तो लड़ना, देश के अंदर वालों से भी लड़ना पड़ता है देशभक्तों को। खैर, ये पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी है भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के बारे में।
आज की डेट में भी जो स्ट्राइक हुआ है, पुलवामा के जो अटैक हुए, जो पहलगाम का अटैक हुआ, जो उसके जवाब के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसमें एनएसए अजीत डोभाल की कितनी बड़ी भूमिका रही है आपने देखा ही होगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पे जब भी पीएम कोई मीटिंग कर रहे हो आपको वहां पे एनएसए अजीत डोभाल जरूर दिखाई देंगे। तो जो स्ट्रेटजी बनाने की चीज है, जो एग्जीक्यूट करने की चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं अजीत डोभाल देखे ही जाते हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।